नमस्कार दोस्तों, द क्राइम डायरीज में आपका स्वागत है। पुणे के कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में 25 करोड़ की चोरी हो गई थी। पर कहानी में ट्विस्ट है। ना ये चोरी बैंक में घुस के की गई थी, ना इन चोरों ने कोई एटीएम लूटा था। फिर भी इन चोरों ने करोड़ों रुपये चुरा लिए। इस चोरी को बड़ी शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था, जिसकी वजह से इसे इंडिया की सबसे बड़ी मनी हाइस्ट का खिताब मिला है। तो ऐसा क्या किया था इन चोरों ने, चलिए जानते हैं। साल था 2018। रोजाना की तरह पुणे के कॉस्मोस बैंक में सब सही चल रहा था। आम दिन की तरह लोग बैंक में अपने काम के लिए आ जा रहे थे। पर शाम को 5 बजे उस बैंक के सारे फोनों की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या उस बैंक का सर्वर डाउन है? पर बैंक में काम करने वाले लोगों का कहना था कि सब सही चल रहा है, क्योंकि 10 दिन पहले ही सारे सर्वर्स अपडेट किए गए थे। पर लगातार कॉल्स आने की वजह से बैंक के एम्प्लॉयज भी सोच में पड़ गए कि ये सच में सर्वर डाउन है क्या, क्योंकि आज से पहले कभी इतनी सर्वर्स कंप्लेन नहीं आई। बैंक के मैनेजर ने सोचा बैंक का बैलेंस चेक किया जाए, पर तभी बैंक में लोगों की भीड़ आने लगी और वो शिकायत करने लगे कि वो एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो उनका इनसुफिशिएंट बैलेंस शो हो रहा है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि उनका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जबकि उन्होंने कभी अपने अकाउंट में इतने पैसे डाले ही नहीं थे। बैंक एम्प्लॉय पहले तो मना करते रहे कि सब नॉर्मल है, फिर अपने सिस्टम को चेक करते हैं, पर उन्हें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखती और कस्टमर को कहा जाता है अगर कुछ एरर है तो आप कुछ देर बाद एटीएम से दोबारा पैसे निकालने का ट्राई करें। वो शनिवार का दिन था, शाम को 5 बज रहे थे। अगले दिन संडे था। फिर मंडे को बैंक एम्प्लॉय आते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तभी बैंक में कॉल आती है कि आपके बैंक से 3 बड़ी ट्रांजैक्शन करी गई है, जिसकी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 25 करोड़ थी। सबसे पहले कंप्लेन फर्नीचर कंपनी वीज़ा ने दी थी, क्योंकि उनके सिस्टम पे एल्गोरिदम में कुछ एरर आ रहा था। उन्होंने नोटिस किया उनके डेबिट कार्ड में अजीब सी हलचल हो रही है। शुरू में तो बैंक एम्प्लॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो सब इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे। बैंक के एम्प्लॉय हैरान थे कि उनके बैंक से इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई और उन्होंने कैसे पता तक नहीं चला। जब ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग करी गई तो पता चलता है कि उन पैसों को हांगकांग भेजा गया था। डीएम नामक आदमी के अकाउंट में वो पैसे डाले गए थे। बैंक के मैनेजर भी हैरान परेशान था कि 25 करोड़ बैंक से गायब हो गई, जिसकी वजह से बैंक पर सवाल उठ रहे थे और बैंक की रेटिंग भी तेजी से डाउन हो रही थी। बैंक के एम्प्लॉय बहुत परेशान होने लगे, आखिर ये सब कैसे हुआ। बैंक वालों को भी अंदाजा हो चुका था कि उनके बैंक से हैकिंग के जरिए चोरी की गई थी। फिर बैंक एम्प्लॉय ने पिछले बीते महीनों में आए हुए सारे कस्टमर के अकाउंट की खोजबीन चालू की, पर उन्हें इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन किसी के भी अकाउंट से नहीं मिली। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। उनको पता चल गया था कि बिना पुलिस की हेल्प के वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी। जब पुलिस डिपार्टमेंट को पता चला कि बैंक को 25 करोड़ रुपयों का चूना लगाया गया है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी हैरान रह गए। जैसे ही पुणे के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर हुई, फिर तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। पुलिस भी कंफ्यूज हो गई कि उन्हें आखिर ढूंढना क्या है, कहां से शुरुआत करनी है, क्योंकि उनके लिए इस तरह का पहला केस था। पुलिस ने भी कभी साइबर क्राइम का इतना बड़ा हैंडल नहीं किया। चोरी तो पहले भी हुई थी और चोर पकड़ा भी गया था, पर वो चोरी बैंक में घुस के हुई थी और ऐसी चोरी करने के लिए बहुत प्लानिंग लगती है और ऐसे केस में पुलिस को सबूत मिल जाता है और पुलिस चोर तक पहुंच जाती है। पर इस केस में तो कोई आदमी बैंक में गया ही नहीं था, तो आखिर बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया। पुलिस को भी लगता है कि अकेले वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो पुलिस बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं। अब मामला देश की सबसे बड़े साइबर क्राइम का था। पुलिस डिपार्टमेंट ने पैसे खर्च करने स्टार्ट कर दिए। अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीम को केस पर लगाया गया। शुरुआत में पिछले कुछ महीनों में जो कस्टमर बैंक में आए थे, उनके डाटाबेस को चेक किया जाता है। बैंक की सारी सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा जाता है। कुछ कस्टमर पर पुलिस को शक भी हुआ, उन्होंने उन पर निगरानी रखी, पर फिर भी उनको कोई लीड नहीं मिली। बहुत खोजबीन के बाद
पुलिस को पता चला कि बैंक रॉबरी की प्लानिंग 1 या 2 हफ्ते पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले की गई थी। और इस चोरी में कोई एक आदमी नहीं, एक से ज़्यादा आदमी थे जो अपने अपने अलग फील्ड में एक्सपर्ट थे और पहले भी कई चोरियों को अंजाम दे चुके थे। लेकिन जो चोरी उन्होंने अभी की वो अब तक की उनकी सबसे बड़ी चोरी थी। उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसके साथ साथ 31 देशों में भी चोरी की थी। कभी बैंक में एक ही इलीगल तरीके से पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। तो तारीख थी 1 अगस्त 2018, शनिवार का दिन था और अगले दिन था संडे। सबसे पहले जिस बैंक में चोरी हुई उसका नाम था कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। इन हैकर्स ने बैंक के एटीएम सर्वर को हैक किया और हैकिंग को अंजाम देने के लिए एक क्लोनिंग चिप का इस्तेमाल किया। ये अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए इन्होंने इंडिया के साथ साथ 31 देशों के कंप्यूटर में एक मालवेयर इंस्टॉल किया और इस मालवेयर की मदद से उनका इंटरनल डेटा चुराने लगे। जब उनके पास काफ़ी डेटा इकट्ठा हो गया तब उन लोगों ने जो मालवेयर सिस्टम में डाला था उसमें एक ऐसा फंक्शन भी डाला था जिससे कि वो एक खाते से 10 लाख रुपए तक निकाल लेते थे और लेन देन में मंजूरी भी वो खुद दे सकते थे। इन चोरियों को अंजाम कई बड़े राज्यों में दिया, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगभग 3000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए। भारत में इन हैकर्स ने रुपये डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके इस चोरी को अंजाम दिया और विदेशों में इन लोगों ने वीज़ा डेबिट कार्ड से इस चोरी को अंजाम दिया। इन सभी घटना के बाद पुलिस ने एटीएम की सीसीटीवी फुटेज से इनका पता लगाया और साथ ही इनके आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता लगाया। पुलिस ने जब इसके बारे में उन लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, पर इस वारदात को अंजाम देने वाले ये लोग नहीं थे। और पुलिस की पूछताछ के बाद उनको भी यही लगा कि वे इतनी बड़ी रॉबरी नहीं कर सकते। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। तभी एक दिन पुलिस को जानकारी मिली कि चेन्नई के सिटी यूनियन बैंक में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है और ऐसा ही बड़े साइबर क्राइम हुआ था जिसमें एक बड़ी रकम बैंक से गायब कर दिया गया था। साथ ही पुलिस को ये भी पता चला कि इस डकैती में सुमेर यूसुफ नाम का शख्स शामिल था और इस शख्स के बारे में पता करने के लिए जब पुलिस ने अपने डाटाबेस चेक किया तो उन्हें इस नाम से हजारों शख्स मिले और उसमें से इस वारदात को अंजाम देने वाला शख्स कौन था इसका पता नहीं चला। लेकिन छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि चेन्नई में हुई वारदात में कौन शामिल था जो सिटी यूनियन बैंक में हुई थी। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ये तो पता था कि कोई एक शख्स एटीएम से चोरी कर सकता है, लेकिन इस वारदात में कई देशों के लोग शामिल थे और ये घटना ब्रिटेन, अमेरिका, हांगकांग और स्विट्जरलैंड में पहले ही हो चुकी थी। तभी इंडिया के बड़े पुलिस अफसर ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और ठगी की गई रकम को वसूल करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की और साथ ही अमेरिका के पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट की गई कि वे उनकी हेल्प करें। और अमेरिका की पुलिस भी ऐसे ही केस की तहकीकात कर रही थी जिसमें बिल्कुल ऐसे ही साइबर क्राइम हुआ था और बैंक का सर्वर हैक कर पैसे निकाले गए थे। और कहीं ना कहीं इंडिया की पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कुछ टाइम बाद चुराई गई रकम वसूल हो सके और उस रकम को दोबारा उन बैंक के कस्टमर को दे दी जाए। लेकिन पुलिस को कुछ टाइम बाद पता चलता है कि साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी जो कई साइबर अटैक में शामिल थी, जिसने 2016 में बांग्लादेश के बैंक से $8 करोड़ की चोरी की थी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि इस अटैक में साउथ कोरिया की एजेंसी शामिल है, लेकिन इस केस में इतने एविडेंस नहीं थे जिससे उन पर मुकदमा हो सके। साथ में पुलिस को सुमेर यूसुफ के ठिकाने का भी पता लगाना था और अमेरिका में भी कई डॉक्यूमेंट मौजूद थे जिनसे पता चला कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के भी कई शहरों में साइबर क्राइम किया गया था, लेकिन इंडिया में उतनी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन न होने के कारण उसके ठिकाने का पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन पुलिस और काफ़ी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम इस छानबीन में लगे हुए हैं। अब अगर देखो तो इससे ये थ्योरी निकल के सामने आती है कि या तो वो शख्स दुबई में उस पैसे से ऐश कर रहा है या फिर
किसी शहर में छुपकर रह रहा होगा और इसी के चलते उसको पकड़ना और भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो अपने मोबाइल को भी चेंज कर रहा था और अगर उसकी लोकेशन का पता भी चल जाता तो वहाँ पहुंचकर पता चलता कि वो तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका होता है। और इससे ये लगता है कि मानो उसने पहले ही सब तैयारी कर रखी थी कि चोरी के बाद किस तरह वो पुलिस को चकमा देगा, और इस काम को वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल की तरह अंजाम दे रहा था, जैसे कि वो पहले भी बड़े बड़े साइबर क्राइम को अंजाम दे चुका था। लेकिन उस टाइम पर पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई, तभी उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और उसने एक टाइम पर सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। इसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने यूएई की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, उनको अपने देश की बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस पर लगाने को कहा और उस चोर को पकड़कर इंडिया को सौंपने के लिए भी बोला, ताकि उससे चुराई गई रकम वापस ली जा सके। लेकिन इतनी मशक्कत के बाद भी 25 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ ही वसूल की जा सके। लेकिन दोनों देशों की गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत के बाद भी कोई खास सफलता नहीं मिली। साथ ही छोटी सी रकम को वसूलने में भी काफ़ी मेहनत लगी थी और सबसे पहले विदेश मंत्रालय और कॉस्मोस बैंक ने हांगकांग की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, क्योंकि सारे पैसे हांगकांग के बैंक में इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र किए गए थे और इसके बाद लगभग 10 करोड़ रुपए फ्रीज भी किए गए। इसके बाद हांगकांग के कई बैंक कंप्लायंस की मीटिंग के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद हांगकांग की कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि कॉस्मोस बैंक को पैसे वापस दिए जाएंगे और तब जाकर पहली किस्त के तौर पर इंडिया को 3 करोड़ रुपीस मिले और अभी भी दूसरी किस्त आनी बाकी है। वो पैसा आज भी हांगकांग के किसी फर्जी अकाउंट में पड़े हुए हैं और इस केस में जिन 8-10 लोगों को पकड़ा था उनको 5-5 साल की सज़ा भी हुई। लेकिन जो इस रॉबरी का मास्टरमाइंड था वो आज भी गायब है, उसको किसी भी देश की पुलिस नहीं पकड़ पाई और जो पैसा 31 देशों के पैसे चुराया था वो आज तक नहीं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन और भी बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए और वो भी 31 देशों की एक्सपर्ट टीम मिलकर, ताकि उस मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके और चोरी की गई रकम को वसूला जा सके। अभी तक सिर्फ 5 करोड़ रुपीस ही वापस मिल पाए हैं, लेकिन बाकी की रकम कब तक ट्रांसफ़र हो पाएगी ये किसी को नहीं पता। आजकल साइबर क्राइम के बढ़ते केसेस को रोकना आसान नहीं है। इसके चलते जो बैंक्स काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं वो भी साइबर क्राइम के चलते करप्ट हो सकते हैं। इसी के चलते सभी देशों की गवर्नमेंट को साथ मिलकर इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बैंक में पैसा रखने वाले सिर्फ अमीर लोग ही नहीं बल्कि गरीब लोग भी हैं और ऐसी वारदात होने के बाद सिर्फ बैंक को ही नहीं बल्कि जिन लोगों का उस बैंक में अकाउंट है उनको भी फ़र्क पड़ता है और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी उठानी पड़ती है। तो ये थी पुणे की कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में हुई चोरी की स्टोरी, जब चोर बैंक में दाखिल भी नहीं हुआ था और ना ही किसी एटीएम को तोड़ा था, फिर भी इतनी बड़ी रकम चोरी कर ली गई थी। और ये ऐसी चोरी थी जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पॉपुलर हुई और ये घटना भी न्यूज़पेपर में छपी और साथ ही साथ कई दिन तक न्यूज़ चैनल्स में भी चलती रही। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।